Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing corporate governance in decentralization and governance, the importance of governance or the concept of corporate governance. Corporate governance क्या होता है? Corporate governance is a collection of mechanism, एक ऐसी चीज होती है जिसे हम adopt करके यूज करके कंट्रोल करते हैं अपने ऑपरेशंस को. जैसे कि ये कहता है कि corporate governance is how a corporation is administrated or controlled. Corporate governance is a set of processes, customs, norms, policies, laws, legislatures, and instructions affecting the way a corporation is directed, administrated or controlled. कॉर्पोरेट हम ये कह सकते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो प्रोसेस है उससे ये है कि हम जो है जो ऑपरेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, गवर्न बोर्ड है, शेयर होल्डर्स गवर्नेंस है, चेक एंड बैलेंसेस है और बाकी ऑपरेशंस हैं, हम उसको जिस तरह से करते हैं और उससे अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो वो चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाती है. इसका पर्पस ये होता है टू फैसिलिटेट corporate governance. The purpose of corporate governance is to facilitate effective entrepreneurial and prudent management that can deliver a long term success to the company. यानी कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए करते हैं कि हम अपनी कंपनी को एक लंबे अरसे तक स्ट्रीमलाइन कर दें, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें और उससे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले सकें, पॉजिटिविटी ले सकें, ग्रोथ ले सकें, गेन ले सकें. कहते हैं कि जी द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस इंक्लूड एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स, government and professional organization, regulators and the communities in which the organization has a presence. यानी ये ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट जितनी भी चीज़ें हैं उसको ये अफेक्ट करती है, चाहे उसके सप्लायर्स हैं, चाहे उसके कस्टमर्स हैं, चाहे उसके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी रेगुलेटर्स हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ अटैच्ड हैं उनको, या कोई लोकल कम्युनिटी जो ग्रुप उसके साथ अटैच है, उन सबको ये अफेक्ट करती है. सर एड्राइन कैडबरी एक बहुत रिनाउंड रिसर्चर हैं, वो कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न्ड विद द होल्डिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिकल एंड सोशल गोल्स and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resource and equally to retire stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interest of individual, corporations and society. अगर आप अब इसका थोड़ा सा लफ्जी मतलब समझें तो वो ये कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स. फिर ये कहता है कि एक इंडिविजुअल में और एक ग्रुप गोल्स में बैलेंस क्रिएट करता है और फिर ये कहता है इट एम्स टू अलाइन नियरली एज पॉसिबल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक पर्सनल इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट और सोसाइटी का इंटरेस्ट, इन सब को मर्ज करके बैलेंस करके चलाता है. एक और रिसर्चर हैं जी गैब्रियल ओ डोनोवन, वो कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन इंटरनल सिस्टम encompassing policies, processes and people which serve the needs of shareholders and management activities by directing and controlling management activities with good business objectivity, accountability and integrity. इन्होंने भी वही बात की है लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो में डिफाइन किया है. वो ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चूंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है इसलिए ये एक इंटरनल सिस्टम है जो कि प्रोसेस करता है पॉलिसीज को, प्रोसेसेस को, नीड ऑफ शेयर होल्डर्स को और मैनेजमेंट एक्टिविटीज को, और बताता है कि इनको कैसे डायरेक्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और उससे बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी कैसे जो है वो निकाली जाए विद ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी. In other words, we can say that corporate governance may be defined as a set of system or a processes and principles
which ensures that company is governed in the best interest of all stakeholders। यानी कि जब हम उसकी बात करते हैं कि इंडिविजुअल कम्युनिटी इंडिविजुअल का बैलेंस, उसका कम्युनिटी का बैलेंस, सोसाइटी का बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस है, तो सारे उसके स्टेक होल्डर्स हो गए। तो अगर एक सिस्टम है या एक प्रोसेस है या एक प्रिंसिपल है जो कि कंपनी को इंश्योर करता है कि आप जो वो कंपनी है वो इन द बेस्ट ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स चल रही है, उसको रन किया जा रहा है, उससे उसका जो उसका आउटपुट लिया जा रहा है वो इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड है उनके पास उनको वो बेस्ट जो है वो आउटकम दे रही है। In this, sorry, it is the system by which the companies are directed and controlled. It is about promoting corporate fairness and transparency and accountability. अच्छा जी, अब आप ये देखें, हमने जहाँ जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है वहाँ हमने जो थी ना फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की है। जहाँ हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि जी आपके पास क्लियर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑफ योर एक्ट्स होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि गवर्नेंस के अंदर और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपकी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेजर पिलर्स हैं। इसके बगैर आप एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, इसके बगैर आप कोई अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, आप इसके बगैर कोई अच्छा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते। In other words, a good corporate governance is simply a good business that ensures adequate disclosure and effective decision making to achieve corporate objectives, transparency in business transactions, statutory and legal compliances, legislature हो गया आपका, protection of protection of shareholder interest and commitment of values and ethical code of conduct, ethical conduct of business। ये कहता है कि जी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम सिंपली बिजनेस की टर्म में अगर डिफाइन करें तो ये कहते हैं जी आपका effective decision making to achieve corporate objective हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस एक्ट या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है, आपकी लॉ की जो आप उसको अबाइड नहीं करते, लॉ को आप ब्रेक नहीं करते, लॉ के हिसाब से आप कंप्लाइंसेस करते हैं, और आप अपने शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जो आपके एसोसिएटेड हैं उनके इंटरेस्ट को भी आप शेक नहीं करते और वैल्यूज और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं, तो आप एक गुड बिजनेस रन कर रहे हैं। और जो गुड बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कह सकते हैं। अब एक छोटी सी डायग्राम इसने यहाँ पे बताई है जिसके अंदर उसने एलेबरेट किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, हमने कहा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपने अचीव करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। और कैसे कहेंगे? थ्रू विजिलेंस, कि आपने बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं अपने उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। जब तक आपके इंटरनल कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके पास ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, और आपके पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होगा, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 मेन पिलर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? To build an environment of trust and confidence among those having competing and conflicting interest। ये कहता है कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू बिल्ड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, एक अपना ऐसा एतमाद का फिजा कायम करती है बिटवीन कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि जो लोगों के अंदर कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके मुतल्लिक कोई बीच में कोई आपके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कन्फ्लिक्शन है, उसको रिमूव करती है और एक ट्रस्ट की और कॉन्फिडेंस की जो है वो फिजा कायम करती है अमंग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। The other main objective of corporate governance is to enhance shareholder value and protect interest of their other stakeholders। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक और खूबसूरती ये है कि उसके साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं वो उनके राइट्स को वायलेट नहीं होने देती।
वो उनके इंटरेस्ट को भी नहीं शेक होने देती। यानी कि जिन लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है उनको भी प्रोटेक्ट करती है, और जिन जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी जो शेयर वैल्यू है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनको वो मीट करके चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं टू हैव अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक सिस्टम और एक प्रोसीजर होता है जो कि इसको रन कर रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि देयर आर फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसके बगैर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव नहीं की जा सकती। यानी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक तो पहला ये कहता है कि जी राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे और उनके अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप देर इज आप उसके अंदर इक्विटी को मैनेज करेंगे, उनका स्टेटस जो है वो अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर्स जिस तरह की जिसकी जितना होगा शेयर उसकी उसके हिसाब से उसको इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसका एक जनरल जिसके पास एक शेयर है उसको भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे, जिसके पास 10 शेयर है उसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। दूसरा कहता है कि जी आपका मेजर प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, आप अदर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे आप। फिर कहता है कि जी मेनली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको जो अचीव किया जा सकता है वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है या ऑफिशिएटिंग बोर्ड होता है उसके मुताबिक जो है वो बता कर सकता है। अगर रोल और ड्यूटी उसकी डिफाइंड नहीं होगी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उसको टास्क दिया गया है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस टास्क को अचीव नहीं कर सकते। तीस चौथी बात वो करता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल बिहेवियर पे, कि अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, आप एथिकल बिहेवियर नहीं कर रहे, आप बिजनेस एथिक्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं अचीव कर सकते। और पांचवा मेन प्रिंसिपल फिर वही बात करता है कि जहां हम डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नेंस की बात करते हैं वहां हम ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर की और फेयर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कि जब आपको कोई डर नहीं होगा या आपने कोई गलत काम नहीं किया होगा तो आपकी जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस होगी, और एक जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसके अंदर इसने एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया है जिसके अंदर इंटरनल जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, आपके जो ये रिपोर्ट मैनेजमेंट जो है आपका, देखें कि अब आप अगर से डाउन से अप फ्रंट देखें, आपके कोर फंक्शंस जो आपके बिल्कुल बेस लाइन पे हो रहे हैं उसको ऑपरेटर्स देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर उनकी जो अपर मैनेजमेंट है वो देख रही है, वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं आपके जो मॉनिटर्स हैं उनको या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहा है सारी जो चीज़ें वो अपने शेयर होल्डर्स को। अब अगर हम प्राइवेट की बात करें तो स्टेक होल्डर्स आते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके रेपुटेशनल एजेंट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, सौदे कर रहे होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फिर अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स ऑफिशियल्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स को देख सकते हैं, बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल मीडिया है, एडवाइजर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कॉरपोरेट है, एनालिस्ट हैं। तो ये उनको फैसिलिटेट करती हैं रिपोर्ट्स। फिर हम अगर एक्सटर्नल रेगुलेटरी की बात करें तो उसके अंदर आता है स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफाइंड है उनको देख के चलें। आप लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखें, आप डेट और इक्विटी को देखेंगे कि आपके पास आपका सर्कुलर डेट कितना आ रहा है और आपकी इक्विटी क्या है, और मार्केट के हिसाब से देखें कि मार्केट के अंदर क्या जान है, कंपेटिटिव फैक्टर क्या हो सकता है फॉरेन मार्केट के अंदर, फ्रूटफुल फैक्टर क्या हो सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो होती है फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उसको आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट कंट्रोल्स को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और रीगेन कर सकते हैं। अब ये बात करता है शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स आर गिवन नेसेसरी रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन टू गाइड देम इनटू अपॉइंटिंग and reappointment of an effective board of directors who manage the day-to-day operations of the company. There is a clear-cut distinction between the owners and the stakeholders. The employees' finances to empower the board director to run company effectively. Thus, the first principle in the framework is that it is a clear-cut distinction between ownership and the professional management of the company.
सेकंड कहता है देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं, उसके बायर्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, बहुत सारे होते हैं। शेयर होल्डर विच अगेन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज अ जनरल शेयर होल्डर, द एम्प्लॉय शेयर होल्डर हु गॉट ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑपरेशन प्लान, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, आपके प्रोमोटर ग्रुप्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सारे इसमें आएंगे। उसके बाद कहते हैं कि जी रेपुटेशनल एजेंट्स विच वुड बी द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फ्रेम वुड बी अकाउंटेंट्स हो गए, लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, आपके फाइनेंशियल मीडिया हो गया, या कोई भी आपका फाइनेंशियल आपका सेगमेंट हो गया जो इसके अंडर ही आ रहा होगा। फोर्थ होता है कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूड ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक SEBI स्टॉक एक्सचेंज एंड वुड एंश्योर दैट द प्रिंसिपल लेड डाउन आर एज फॉलोड। अब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क का फ्रेम बना हुआ है कि अब आप ये देखें कि शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स में से बोर्ड बनता है, वही शेयर होल्डर्स अपने ऑडिटर्स भी अलग सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जब आपका बोर्ड बनता है तो उससे हम एक ऑडिट कमेटी बनाते हैं जो कि ऑडिटर्स को फैसिलिटेट करती है और ऑडिटिंग में मदद देती है। और उसी तरफ हम जब बोर्ड बनाते हैं तो हमारे पास नॉमिनेशन कमेटी होती है जिसमें नाम आ रहे होते हैं, और वो बोर्ड के अंदर जिसने आना होता है वो उसको स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं। फिर रिस्क कमेटी होती है जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको एवेल्यूएट कर रही होती है। तो जब फिर हम अपने बोर्ड से आगे डेलीगेट करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट हम करते हैं डाउनवर्ड साइड पे। इसमें हम चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, हम इसमें CEO बनाते हैं, को डायरेक्टर्स बनाते हैं, इंचार्जेस बनाते हैं, फिर उसमें मैनेजमेंट टीम बिल्ड करते हैं। वो टीम जो है एक कमेटी फॉर्म करती है, कमेटी से वो आगे काम कर रही होती है। तो 5 मेजर प्रिंसिपल्स उसने कहे हैं कि जी कॉर्पोरेट एक इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमें 5 चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले है रोल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। द CEO leadership role in the governance is the fundamental and indication of the leadership of effective way in which organization as a whole work together under CEO's leadership. इसमें एग्जेक्टिव लीडरशिप ग्रुप होता है, एम्बेसिंग बेटर फॉर कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट होता है, मॉनिटरिंग पॉलिसीज है, और रिव्यूइंग इट्स ओन प्रोसेसेस एंड इफेक्ट्स है। दूसरा जो है वो ये कहता है कैपेबल मैनेजमेंट। आपकी अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होगी तो वो बिल्कुल भी हर चीज़ को लुटा देगी, ज़ाया कर देगी, उनको पता नहीं होगा कौन सी चीज़ कैसे चलानी है। तो आपकी जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। A capital management includes the setting of a place of a board of principal under the agency operates, includes setting clear objectives and the appropriate ethical framework operating in the public interest। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं diligent mode। Diligent monitoring of risk ये कहलाती है कि at the effective and mitigating strategies should be included processes to assess the delivery of outputs and quality of control system। फिर कहता है कि जी गवर्नेंस प्रिंसिपल एक और कहता है रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट, कि आप जो रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं, रिस्क की मैनेजमेंट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल वे में करें, प्रॉपर करें, स्टडी करके करें, ऐसे ना करें कि आप उसको हैफहैज़र्डली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। Responsible risk management establish process for identifying, analyzing, and mitigating risk that could prevent the agency from achieving its business objective। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जी क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्लियर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइमरी थॉट ऑफ अ CEO होती है, और रिस्पॉन्सिबल मैनेजर और एक्टिव डायरेक्टर्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके लिए काम कर रहे होते हैं। फ्यू एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो सकते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस, इज प्रिपेयर अ स्मॉल एंटरप्राइज फॉर ग्रोथ एंड सो हैपनिंग टू सिक्योर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज व्हिच दे अराइजेस। दूसरा कहता है जी इंक्रीजिंग अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स एंड लीडर्स व्हिच एनेबल ग्रोथ फास्टर। तीसरा कहता है कि जी इंक्रीजिंग द कंपनीज एबिलिटी to identify and mitigate risk and manage crises and responsible to changing market trends। फिर कहता है कि इट इंक्रीज द मार्केट कॉन्फिडेंस एज अ होल, यानी मार्केट का कॉन्फिडेंस भी बहाल करता है कि कैसे ट्रीट करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, कैसे खरीदना है, कैसे पे करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर कहता है कि जी ऑल कंपनीज सफर फ्रॉम कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स व्हिच स्कोर पोटेंशियल इन्वेस्टर अवे फ्रॉम द मार्केट। फिर ये भी है कि कुछ लोग इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डरते हैं कि जी उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है,
और वो फिर नहीं चल पाते। तो ये भी जो है एक एडवांटेजेस है कि इसको जो है हमें अपनी कंपनीज को जो है वो उसको कॉन्फिडेंस उसका मार्केट का वो हमें बहाल रखना चाहिए और उसे अपने साथ चलाना चाहिए। All companies suffer from corporate scandals which scare potential investor away from the market. किसी भी कंपनी को अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सक्सेसफुल मॉडल अचीव करना है तो उसे अपने आप को और अपने लोगों को स्कैंडल से, कॉर्पोरेट स्कैंडल से दूर रखना चाहिए। उससे आपकी इंटेग्रिटी भी खराब होती है और आपका इन्वेस्टर भी आपके हाथ से, या आपके जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। अब इसने एक डायग्राम बनाई है प्रिंसिपल की कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एक तरफ एजेंट है, एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ प्रिंसिपल है। तो वो ये कहता है कि प्रिंसिपल ने एक एजेंसी हायर की है और उस एजेंसी ने अपना एक एजेंट बिठा दिया है। ये टू वे प्रोसेस है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जी एजेंट जो है थर्ड पार्टी के पास जाके उसको उससे जो भी परफॉर्म करना को कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो करेगा, और जो उसकी प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन होगी उसके हिसाब से उसे बात करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ यूं सा बनता है। What is the principal-agent relationship? The principal-agent relationship arises when the person who owns the firm is not the same as the person who manages or controls it. यानी कि आपका अगर फर्ज करें बंदे ने किसी ने फॉर्म बनाई है, सारा कुछ किया और वो ये छोड़कर बाहर अपना दूसरा भी काम देख रहा है और पार्ट टाइम भी अपने काम को देख रहा है और वहाँ पे उसने कोई अपना एजेंट बिठाया हुआ है जो उसके बिहाफ पे कंपनी चला रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। Investors need managers specialized human capital to generate returns for their investments, and managers may invest investors fund nice they may not have enough capital of their own interest. अब इसमें इसने एक मॉडल डिफाइन किया है जिसे शेयर होल्डर मॉडल या स्टेक होल्डर मॉडल कहता है। अब शेयर होल्डर मॉडल कहते हैं इट इज द नैरोएस्ट सेंस शेयर होल्डर मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफर डिस्क्राइब द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू द शेयर होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स में कहते हैं इन द वाइडर, ये वाइडर सेंस में होता है, अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन इन्वॉल्विंग द कॉर्पोरेशन। More recently, the stakeholder approach emphasizes on contributions of the stakeholders and that contribute to the long-term performance of the firm and shareholder value. The shareholder approach is also recognizes the business ethics and shareholder reputation and can have impact on reputation long-term objective. Therefore, difference between these two models is not the stark as it seems and instead a question of emphasis. इसके अंदर पे ये एक कॉन्सेप्ट है एजेंसी थ्योरी का जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि जी एजेंसी थ्योरी क्या है? अ सिंपल एजेंसी मॉडल which suggests that as a result of information all the stakeholders are not having all the information about the company. There may be few who do more about the company than others. This is called information asymmetry. तो ये कहता है सिंपल एजेंसी मॉडल सजेस्ट दैट अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन asymmetries, ये जो मॉडल बनता है ये इस एम्बिग्यूटी की वजह से बनता है। दे वुड बी लेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल वुड आल्सो लैक ट्रस्ट एज रिगार्ड टू देयर एजेंट्स and will seek to resolve these concerns by putting in place mechanism to align the interest of the agents with the principal and reduce the scope of information asymmetries and opportunities behavior. This is done through periodic reporting and financial aspect of the company. यानी कि ये कहता है कि जी एजेंसी थ्योरी जो है एक प्रिंसिपल है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड रिजॉल्व इश्यूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड देयर एजेंट्स। यानी कि ये जो आपके स्टेक होल्डर्स और आपके दरमियान जो भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इश्यूज आ सकते हैं, उसको रिजॉल्व करती है और रिलेशनशिप क्रिएट करती है उनके अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का। मोस्ट कॉमनली दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन शेयर होल्डर्स एज अ प्रिंसिपल एंड कंपनी एग्जेक्टिव एज एजेंट्स। तो ये शेयर होल्डर्स में और स्टेक होल्डर्स के बीच में भी रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्लियर जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी थ्योरीज। तो इसमें एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ये जो है इसको डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को और उसको लेके चल रहे होते हैं। So this was the whole overview of the corporate governance. Inshallah, we will be discussing more corporate
governance and governance issues in the next lectures. Thank you very much.